इस सारी मास स्पेक्ट्रोमीटर को समझने के लिए एक डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं, जिसमें आप इन सारे पार्ट्स को जो है वो वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर एक इनलेट सिस्टम है। इनलेट ये वो पार्ट होगा जहां पर हमने अपने सब्सटेंस को, जिसमें आइसोटॉप्स वगैरह मौजूद हैं, उसको अपने मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर ऐड करना है। यहाँ पर एक चीज़ नोट रखनी है कि इस इनलेट सिस्टम में जब हम किसी भी सब्सटेंस को ऐड करेंगे तो उस सब्सटेंस को पहले आपने वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वेपर स्टेट। उसके बाद हमारे पास जो इसका अगला हिस्सा है वो हमारे पास है हीटेड फिलामेंट। हीटेड फिलामेंट ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट इनको जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, और जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन की बीम जनरेट होती है। जैसे ही हमारा इनलेट सिस्टम से ऐड किया हुआ सब्सटेंस इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करता है तो वहां पर इसकी आयनाइजेशन होती है, जो हमने अपने पहले पार्ट के अंदर पढ़ा था आयनाइजेशन चैम्बर में, और उसके पॉजिटिव आयंस जो हैं वो बन जाते हैं। पॉजिटिव आयंस बनने के बाद नेक्स्ट हमारे पास एक नेगेटिव ग्रिड होती है, और जितने भी हमारे पास पॉजिटिव आयन बने होते हैं, पॉजिटिव आयन नेगेटिव ग्रिड इनको स्ट्रॉन्ग अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और अट्रैक्ट करने के बाद ये उनको आगे एक्सेलरेटिंग प्लेट्स की तरफ मूव करवा देती है। एक बात आपने यहाँ पर नोट रखनी है कि ये जो ऑपरेटर्स है, इस ऑपरेटर्स के अंदर जो हमारे पास प्रेशर है वो बहुत ही हमने लो रखा होता है। प्रेशर लो है, और वो तकरीबन 10⁻⁻⁶ से लेकर 10⁻⁻⁷ टॉर तक। अब प्रेशर को इतना कम रखने की यहाँ पर क्या वजह है? एक्चुअली प्रेशर को इतना कम इसलिए रखा जाता है कि इस पूरे सिस्टम के अंदर जब आयंस बनते हैं तो उनकी आपस में कुलयन को जो है वो रोका जा सके। तो आयंस की आपस में कुलयन को मिनिमाइज करने के लिए इसके अंदर प्रेशर को हम बहुत कम रखते हैं, और प्रेशर को कम करने के लिए हम यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगाते हैं। उसके बाद जब हमारे आयंस की आयनाइजेशन होती है और वो नेगेटिव ग्रिड तरफ मूव करके एक्सेलरेटिंग प्लेट की तरफ जाते हैं, इन एक्सेलरेटिंग प्लेट्स का सिंपल सा वर्क ये है कि इन्होंने जितने भी आयंस हैं उन सारे के सारे आयंस को सेम काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी है, और सारे के सारे आयंस इन एक्सेलरेटिंग प्लेट्स की वजह से सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ अगली तरफ जो है वो मूव होते हैं। ये सारे का सारा हिस्सा हमारा आयोनाइजेशन चैम्बर और एक्सेलरेटिंग प्लेट्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो इस हिस्से में हमने देखा कि फर्स्ट में इनलेट सिस्टम है, और इनलेट सिस्टम में हमने जिस भी सब्सटेंस को ऐड करना है उसे पहले हमने वेपराइज फॉर्म में लेके आना है। सब्सटेंस जो है वो हीटेड फिलामेंट के अंदर से जो एक इलेक्ट्रॉन की बीम निकल रही है, उस इलेक्ट्रॉन की बीम के टकराने के बाद पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट होंगे, और ये पॉजिटिव आयन हाईली चार्ज नेगेटिव ग्रिड तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसके बाद एक्सेलरेटिंग प्लेट्स की तरफ। पूरे सिस्टम के अंदर प्रेशर लो रखना है ताकि आयंस की आपस में कोलिजन को जो है वो कम किया जा सके, और सेकेंडली जो इसमें एक्सेलरेटिंग प्लेट्स हैं उनका काम ये है कि जो आयंस की मूवमेंट है उन सारे के सारे आयंस की मूवमेंट को सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ जो है वो अगली तरफ मूव करवाया जाए। इसके बाद हमारे पास इसका दूसरा हिस्सा जो है वो शुरू हो जाता है, और जो कि हमारे पास कहलाता है एनालाइजर। एनालाइजर, और यहां पर हमने जो एनालाइजर इस्तेमाल किया है वो किसका है? मैग्नेट का, जैसे कि हम इसको पहले भी देख चुके हैं। अब जैसे ही ये बीम इस मैग्नेटिक एनालाइजर से आती है, तो मैग्नेटिक एनालाइजर से आने के बाद जो इसमें डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं, ये मैग्नेटिक एनालाइजर उन डिफरेंट आइसोटॉप्स को उनकी मास टू चार्ज रेशो के अकॉर्डिंग
इनको सेपरेट कर देता है। बुक के अंदर जो इनलेट सब्सटेंस यूज किया गया है वो नियोन गैस इस्तेमाल की गई है, तो लिहाजा नियोन के 3 आइसोटोप्स होते हैं उसके मुताबिक नियोन 20, नियोन 21 एंड नियोन 22। लेकिन ये सब कुछ जो है वो कैसे होता है? किसी भी आइसोटोप्स की मास टू चार्ज रेशो, मास की चार्ज रेशो बराबर होती है h² r² ओवर E। इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड है जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, H इसमें मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, और R इसका रेडियस है। क्योंकि आने वाली जो बीम है उनकी डिफरेंट मास टू चार्ज रेशो होने की वजह से जब वो मैग्नेटिक फील्ड से गुजरते हैं तो वो डिफरेंट सर्कुलर पाथ को अटेन करते हैं, और डिफरेंट सर्कुलर पाथ होने की वजह से हर एक की जो रेडियस है हर एक आइसोटोप्स का वो डिफरेंट होगा, और इस आर के डिफरेंट होने की वजह से उनकी मास टू चार्ज रेशो भी क्या होगी? डिफरेंट। तो इसलिए मास टू चार्ज रेशो डिफरेंट होने की वजह से वो डिफरेंट रेडियस को, डिफरेंट कर्वेचर को ऑब्टेन करते हैं, और डिफरेंट कर्वेचर के नतीजे में वो डिफरेंट प्लेसेस पे जाके जो है वहां पर स्ट्राइक करते हैं। जब यहां पर कलेक्टर के ऊपर आयंस आके स्ट्राइक करते हैं तो हर आयंस की टकराने की वजह से वहां पर एक करंट जनरेट होता है, और उस करंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो आयंस की अबंडेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो यहां पर करंट स्ट्रेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अबंडेंस के। अब कलेक्टर के साथ एम्पलीफायर्स लगाए जाते हैं, और जो कि आने वाले करंट को एम्पलीफाई करता है, और इस सिग्नल को बाद में रीड आउट डिवाइसेस को दे दिया जाता है। रीड आउट डिवाइसेस, और रीड आउट डिवाइसेस का ये काम है कि यहां पर जो आने वाले सिग्नल होते हैं उन सिग्नल के अकॉर्डिंग एक ग्राफ प्लॉट होता है, मास स्पेक्ट्रम प्लॉट होता है, जो कि आने वाले आइसोटोप्स की मास टू चार्ज रेशो और उनकी रिलेटिव अबंडेंस के दरमियान बनता है। और इस तरह यहां से आने वाली पीक हमें यह बताती है कि एक आइसोटोप्स जिसकी मास चार्ज रेशो कितनी थी, और उसकी पीक हमें यह बताएगी कि उसकी इस गिवन सैंपल के अंदर हमारे पास जो है वो रिलेटिव अबंडेंस कितनी है। तो इस तरह हम इस प्रोसीजर से ये पता कर सकते हैं कि जो सैंपल हमें दिया जा रहा है उस सैंपल में डिफरेंट आइसोटोप्स कितने हैं, और उन आइसोटोप्स की अबंडेंस को पता करने के लिए हम इस सैंपल का, इस पूरे ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं।